अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, एक अच्छी खबर खित्ते के लिए यकीनन बहुत अच्छी खबर है, और दूसरी अच्छी खबर आपके लिए है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब की है। पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटा दी है, घुटनों पे आके उन्होंने अब माफ़ी मांगी है। मैं ये अल्फाज कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस तरह का नरेंद्र मोदी है और जिस तरह की उसकी सियासत है, तो शायद यकीनन ये वो डिज़र्व करता है। इन दोनों मुल्कों की लड़ाई के अंदर मौत किसकी हुई है ये आपको चॉइस साहब बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये मैं सब कुछ क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बताता चलूं। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो दरमियान में आए, उनका ट्वीट आया, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर करवा दिया है इंडिया से, या इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हमें बचाओ, और उसके बाद उन्होंने सीज फायर कर दिया। और अब वो शायद इस वक्त कुछ सुकून की सांस ले रहे होंगे कि पाकिस्तान से शायद हमारी जान छूट गई, बहुत मार रहा था। तो अब चलते हैं चॉइस साहब के पास और मजीद डिटेल से स्टोरीज जानते हैं। काफ़ी कुछ है उनके पास आपको बताने के अब देखिए, ये जो सीज फायर हुआ है 4:30 बजे हुआ है। एक तो 4:30 बजे हुआ है, और उससे पहले पिछले रात से ये सिलसिला शुरू हो गया था। जब पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागे गए तो उसके बाद इमीडिएटली जब पाकिस्तान ने रिस्पांस करना शुरू किया तो अमेरिकन से इन्वॉल्व हुए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो थे, उन्होंने पाकिस्तान को फ़ोन किया, फिर उन्होंने उस साइड पे इंडिया को फ़ोन किया, फिर उन्होंने पाकिस्तान को फ़ोन किया, फिर इंडिया को फ़ोन किया, और ये फ़ोन मुसलसल बजते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और इवन आर्मी चीफ़, पाकिस्तानी आर्मी चीफ़, उनसे भी उनका रब्ता हुआ, फिर DJISI के साथ भी उनका रब्ता हुआ, और पाकिस्तान की शराइत मालूम करते रहे, उस तरफ से शराइत मालूम करते रहे। फिर इस दौरान जो प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, उनका फ़ोन आया हमारे वज़ीर ख़ारजा को, और फिर एक लंबी डिस्कशन सऊदीज़ के साथ भी चलती रही। इस तरह ये मामला बहुत देर तक चलता रहा, और इस दौरान ज़ाहिर फ़ौजें दोनों आपस में लड़ती भी रहीं। इंडिया की तरफ से भी इन्विजन होता रहा, पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब दिया जाता रहा। पाकिस्तानी, बल्कि पहली मरतबा पाकिस्तानी फ़ौजी इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान इंडिया के अंदर दाखिल हुए, सरहद वायलेट की, उन्होंने LOC क्रॉस की, और क्रॉस करने के बाद उन्होंने वहाँ पे जाके अटैक करना शुरू किया। बड़ा नुकसान हुआ इंडिया का इस सारे मामले में। बहरहाल बिल आखिर 4:30 बजे जो फिर सीज़ फायर का फ़ैसला हो गया। और इससे पहले दोनों DGMOs, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री और ऑपरेशंस, दोनों साइडों पे मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं वो इस साइड से भी उस साइड से भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं दोनों, और पूरी आर्मी कंट्रोल में होती है उनके, कि जब भी जंग की सूरत हाल होती है तो DGMOs जो है वो फैसला करते हैं कि किस साइड पे किस फ़ौज ने, किस दस्ते ने मूव करना है। जो फ़ौज होती है उसका ज़ाहिर एक सिस्टम है, सारे फैसले डेफिनेटली एक फ़र्द वाहिद के पास होते हैं, लेकिन उन्होंने नीचे डेलीगेट किए होती है चीज़ें। तो DGMO जो होते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस, उनके पास फुल अख्तियार होता है कि उन्होंने किस यूनिट को आगे लेके जाना है, किस कोर को पीछे लेके जाना है, किस कोर को किस वक्त एक्टिव करना है। तो DGMOs जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ओहदा होता है फ़ौजों के अंदर, पाकिस्तानी फ़ौज में भी और इंडियन आर्मी में भी। इसीलिए इन दोनों के दरमियान रब्ता होता है, और हर मंगल को ख्वाह जंग हो, ख्वाह अमन हो, ख्वाह सूरत हाल कोई भी हो, पहलगाम का वाक़या हो, पुलवामा का वाक़या हो, हर मंगल को पाकिस्तान के DGMO का इंडियन DGMO के साथ टेलीफोन पर रब्ता ज़रूर होता है, और ये राब्ते हर वक्त खुले रहते हैं। और अगर ये राब्ते खुले ना रहें तो ज़ाहिर दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, कोई भी अफरा तफरी, कोई भी गलत फहमी दोनों मुल्कों को एक जोहरी जंग के अंदर धकेल सकती हैं। क्योंकि हो सकता है कोई मिसाइल बाज़ औक़ात गलती से चल जाता है, जैसे कि इंडिया का एक मिसाइल 2019 में गलती से चल गया था, और जब वो चल गया तो इस साइड पे पाकिस्तान ने फौरी तौर पे अपने मिसाइल सीधे कर लिए, एक्टिव कर लिए, और उसके बाद ये ख़तरा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। तो फौरी तौर पे DGMO ने, इंडियन DGMO ने पाकिस्तानी DGMO से रब्ता करके उनसे कहा कि ये गलती से चला है, और जिस आदमी की गलती है हम उसका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान ने एक ही शर्त रखी कि उसका, उन्होंने कहा जी कि आपको ओपनली इसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो फिर इंडिया ने बाकायदा उस पर माजरत की, अपनी गलती मांगी, और जिस बंदे की गलती से ये सब कुछ हुआ था उसका कोर्ट मार्शल हो, उससे सज़ा हुई, और इस वक्त भी वो इंडिया की जेल में है। तो ये DGMOs के दरमियान रब्ता इसलिए भी होता है कि कोई गलत फहमी ना हो जाए।
मसलन इस वक्त भी जब DGMOs का रब्ता हुआ है तो इसलिए रब्ता हुआ है कि कहीं इंडिया ये ना समझ ले कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बम चलाने का फैसला कर लिया है या इंडिया ने न्यूक्लियर बम चलाने का फैसला कर लिया है। जंग अपनी जगह पे, लेकिन ये रब्ता अपनी जगह पे। तो जब ये फैसला हुआ अमेरिकन की मदद से और उन्होंने मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को कायल किया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कायल किया, उसके बाद अमेरिकन और ब्रिटिश हाई कमीशन ने इंडियन को राज़ी किया, नरेंद्र मोदी को रब्ता किया। तो उसके बाद जब ये फैसला हो गया कि अब ये सीज़ फायर होगा तो फिर DGMOs का आपस में रब्ता हुआ और रब्ता हो के फिर दोनों ने आपस में नोट्स एक्सचेंज किए। इंडियन आर्मी जो थी उसने अपनी पोजीशंस बताई, पाकिस्तान आर्मी ने अपनी पोजीशन बताई और फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि अगले 2, 4, 5 मिनट के अंदर इमीडिएटली हमने अपनी फ़ौजों को खामोश करना है। तो फिर इंडिया ने सबसे पहले ये लीड ली। इंडिया ने अपनी फ़ौज को फ़ौरन कहा कि अब कोई रिटेलिएशन नहीं होगी। जब इंडिया की तरफ से ये फैसला हो गया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को फौरी तौर पे कहा कि जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ पे आप रुक जाएं, अब कोई गोली नहीं चलेगी, ना इस तरफ से चलेगी ना उस तरफ से चलेगी। तो 4:30 बजे से लेके अब तक 6 बजने वाले हैं, 5:30 बजने वाले हैं, तकरीबन 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के अंदर ना इंडियन बॉर्डर पे कोई गोली चली है, ना पाकिस्तानी बॉर्डर पे गोली चली है, ना पाकिस्तानी फ़ौज ने चलाई है, ना इंडियन फ़ौज ने चलाई है। और जो हमारी एयर फोर्स है वो भी स्टैंड स्टिल है और साथ साथ इंडियन जो एयर फोर्स है वो भी स्टैंड स्टिल है। मिसाइल्स और रेडार्स और बाकी ड्रोन्स सारे फौरी तौर पर रुक गए हैं। अब ना इंडिया की तरफ से कोई अफरा तफरी दिखाई जा रही है या वहाँ से कोई जारहियत है, ना ही पाकिस्तान की तरफ से कोई जारहियत है। तो 1 घंटे की सीज़ फायर के बाद फिर अमेरिकन की तरफ से ये बयान है और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये खुद अनाउंस करना चाहते थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी ठीक ठाक किस्म के वो हैं। अब वो क्या है आप खुद समझ जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं सेंटर में रहूं और वो हमेशा बड़े बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जैसे गजा का कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप दरमियान में अपने आप को रखना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है तो वो अपने आप को दरमियान में रखना चाहते हैं। अब यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है तो वो अपने आप को दरमियान में रखते हैं। सेम इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो पहले अमेरिकन से कहा या सोचा कि होने दें, ज़रा थोड़ा सा बढ़ने दें, एक आग लगनी चाहिए, पूरी दुनिया को हीट फील होनी चाहिए। जब पूरी दुनिया अलर्ट हो जाएगी, वो देखना शुरू कर देगी, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, डॉन आएगा और डॉन आके दरमियान में बैठ के सारे फैसले करवाएगा और उसके बाद अनाउंस करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब दरमियान में कूदे, बल्कि पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कूदी और उसके बाद फैसला करवा के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट करके पूरी दुनिया को बताया कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं चौधरी हूँ पूरी दुनिया का, ये फैसला मैंने करना है कि बहरहाल सीज़ फायर किस वक्त होगा, किस वक्त होगा, किस और हमारी मर्ज़ी से होगा। तो अब अमेरिका की मर्ज़ी से, अमेरिका की अनाउंसमेंट के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान सीज़ फायर हो गया और ये बड़ा अच्छा फैसला है क्योंकि इससे दोनों मुल्क बच गए हैं। क्योंकि ये जंग बड़ी खौफनाक है, इंडिया के लिए खौफनाक है, पाकिस्तान के लिए खौफनाक है। उसकी वजह यह है कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और ये जहन में रखें कि पिछले जो 75 साल हैं, आप ये समझें 80 साल समझ लें, 1945 के बाद जब एटमी दूसरी जो जंग ख़त्म हुई है, आलमी जंग ख़त्म हुई है, तो उसके बाद कोई भी न्यूक्लियर पावर जो है एक दूसरे के आमने सामने नहीं आई। उसकी वजह यह है कि जब दोनों न्यूक्लियर पावर्स होंगी तो फिर तो दुनिया तबाह हो जाएगी। आप देख लें जब भी रशिया और अमेरिका के दरमियान वार हुई है तो वो कोल्ड वार थी, उसको कहते हैं कोल्ड वार। और प्रॉक्सी वार्स हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को मदद करना शुरू कर दी है, यूरोप ने यूक्रेन की मदद करना शुरू कर दी, उस साइड पर रशिया को इंगेज कर लिया, या रशिया ने वियतनाम के अंदर वियतनामीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर दी और अमेरिका की जंग लड़ गई। और इसी तरह जब अफ़गानिस्तान के अंदर आए तो अमेरिकन से पाकिस्तानी फ़ौज को खड़ा कर दिया, मुजाहिदीन को खड़ा कर दिया, दूसरी साइड से रशियन आर्मी आ गई। तो ये आमने सामने नहीं आए कभी भी, और आमने सामने ना आने की वजह यही थी कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और अगर आमने सामने हो जाते तो ज़ाहिर दोनों अनापरस्त हैं। ना सोवियत यूनियन ने पीछे हटना था, ना अमेरिका ने पीछे हटना था, क्योंकि जो भी पीछे हटता उसके लिए डूब मरने का मुकाम होता। दुनिया कहते बड़ा वर्ल्ड पावर बना फिरता है, बड़ा सुपर पावर है, देखो 4 मिसाइल तुम अफोर्ड नहीं कर सके, उसको उसके सामने स्टैंड नहीं कर सके और दुम दबा के तुम वापस आए। तो इस बेइज्जती से बचने के लिए सुपर पावर्स जो है एक दूसरे के सामने नहीं आए। कभी एक सुपर पावर ने किसी एक प्रॉक्सी को खड़ा कर दिया, कभी दूसरी पावर ने एक प्रॉक्सी को खड़ा कर दिया, और वही लड़ते रहे। जैसे वियतनाम के अंदर वियतनामी अमेरिकन के साथ लड़े और रशियंस पीछे उनको सिर्फ सपोर्ट करते रहे, रशियन सामने नहीं आए उसके। और अफगानिस्तान के अंदर रशियन मुजाहिदीन के साथ लड़ते रहे, लेकिन अमेरिका सामने नहीं आया, अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया या पाकिस्तान के थ्रू मुजाहिदीन को सपोर्ट की गई।
इसी तरह इस मरतबा भी यूक्रेन के अंदर आप देख लें कि रशिया के साथ यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन पीछे अमेरिकन उनको सपोर्ट कर रहे हैं और यूरोपियन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सेम इसी तरह इसराइल और गज़ा की लड़ाई के दरमियान भी आप देख लें कि गज़ा मुस्लिम वर्ल्ड उनको सपोर्ट करती रही या ईरान उनको सपोर्ट करता रहा, और उसके बाद जो दूसरी साइड थी इसराइल है, तो बड़ा मुल्क है, उसको अमेरिकन की सपोर्ट रही।